Assalamualaikum, this is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हर साल कई जिंदगियां ले जाती है. टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज कैंसर, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है और ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं कैंसर के. आज हम आपको बताएंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हसन परवेज, ही इज अ ऑन्कोलॉजिस्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू हेल्थ टॉक. थैंक यू. डॉक्टर हसन, जैसे कि मैंने बात की कि एक ऐसी बीमारी है जो हर साल कई जिंदगियां ले जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता, डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कैंसर, कैंसर है क्या? जी, ये एक जब भी ट्यूमर सेल्स बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन में है, उनकी एक ग्रोथ होती है, एक रीजनरेशन, एक उनकी कह लें आप नेचुरल एवोल्यूशन होती है. अगर उस ग्रोथ प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए उनके डीएनए में, तो वो सेल्स जो हैं खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, डिवाइड करते हैं. अच्छा. जब वो कंट्रोल नहीं होते, वो एक गिल्टी बना देते हैं. दैट इज कॉल्ड कैंसर. एक अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स जो गिल्टी बना दे, दैट इज आम जबान में उसको कैंसर कहते हैं. तो कैंसर हमारी बॉडी में फैलता कैसे है? जी, उसके कई तरीके हैं, लेकिन जब वो ट्यूमर सेल्स व्हेन दे रीच आउट ऑफ द पेरेंट टिश्यू एंड गो इनटू द ब्लड वेसल्स, फिर वो एक ब्लड है और एक लिम्फ है. जब वो लिम्फ में चला जाता है, वो लिम्फ नोड्स में आ जाता है, उससे ग्रो करके फैल जाता है. अगर ब्लड में आ जाए तब सारी बॉडी में फैल जाता है. सो इज कैंसर पेनफुल? क्या डायग्नोसिस से पहले भी कैंसर पेनफुल होता है या डायग्नोसिस के बाद ऑब्वियसली सर्जरी होती है, फिर आपकी ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, तो दर्द किस टाइम पर ज्यादा फील होता है? आपका क्वेश्चन जो है ना जरा ब्रॉड है. दर्द तब होती है जब ट्यूमर या गिल्टी किसी इर्द गिर्द की नर्व को, किसी हड्डी को, किसी आज़ा को, किसी ऑर्गन को प्रेस कर रहा है, जिससे कि पेन रिसेप्टर्स पिंच होते हैं, तो मरीज को पेन फील होती है. अगर कैंसर हड्डी में चला जाए तो हड्डी को टर्माइट की तरह अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है. उसके ऊपर जब वेट पड़ता है वो पेन करता है. इसी तरह जब वो किसी और नेबरिंग कह लें आप, लिवर के अंदर है, लिवर के अंदर ट्यूमर ग्रो करेगा, उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल है, एक बाउंड्री है, जब वो स्ट्रेच होती है दैट कॉजेस पेन. तो वो इनिशियली पेन शायद ना करे, लेकिन जब वो दूसरी जगहों को टच करता जाता है पेन करता है. अच्छा डॉक्टर साहब, इफ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स समटाइम्स, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, समटाइम्स सिम्टम्स शो नहीं होते, आपको पता नहीं चलता है कि आपको कैंसर के सिम्टम्स हैं, और समटाइम्स कुछ पेशेंट्स को सिम्टम्स पता भी चल रहे होते हैं. तो सिम्टम्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको कैंसर है, डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं आप? अब जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके सिम्टम्स फर्क हैं. कॉमन की हम बात कर लेते हैं. ठीक है. जैसे अगर जबान के ऊपर कोई छाला है और आप पान खाते हैं या सिगरेट पीते हैं और वो छाला जो है अल्सर में कन्वर्ट हो गया, जख्म बन गया, वो हील नहीं हो रहा, दांत के साथ कोई अगर मुंह के अंदर किसी जगह पे कोई जख्म बना हुआ है और वो हील नहीं हो रहा, तो दैट कैन बी अ फर्स्ट सिम्टम फॉर दैट कैंसर. फिर आप आ जाएं गले में, अगर आवाज चेंज हो रही है, आवाज हस्की हो रही है, जोर लगाना पड़ रहा है, आवाज सही नहीं निकल रही, तो वो लेरिंक्स जो साउंड बॉक्स है उसका कैंसर का एक है. इसी तरह आप खाने की नाली में आ जाएं, इसोफेगस, अगर खाना फंसना शुरू हो जाता है, आपको सॉलिड्स फंस रहे हैं, लिक्विड जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट होना चाहिए, वहाँ फूड पाइप के अंदर कैंसर ग्रो कर रहा है. नीचे स्टमक में आ जाएं, अगर स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाती है, कभी उल्टी आ जाती है ब्लड की, इट मींस के स्टमक को चेक करना चाहिए, उसका कैंसर हो सकता है. फिर आगे इंटेस्टाइन्स पे आ जाए, बड़ी आंत के ऊपर. बड़ी आंत में ये कि अगर कॉन्स्टिपेशन है और वो ऑल्टरनेट करती है, कभी डायरिया हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, और खाना खाने के बाद पेट बहुत अकड़ जाता है और कभी स्टूल्स में ब्लड आ जाता है, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर. इस सिम्टम के साथ मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए. इसी तरह एक पीछे, पेट के पीछे एक ऑर्गन पड़ा हुआ है, लुबलुबा, पैनक्रियास. अगर डाइजेशन का मसला है, पेट में दर्द है, पीछे कमर को जा रही है, खाने के बाद दर्द बढ़ जाती है, इनडाइजेशन है, तो उसको चेक करना पड़ता है कि कहीं पैनक्रियास का कैंसर तो नहीं है. इसी तरह लिवर है राइट साइड पे, अगर जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, यरकान जिसे कहते हैं, और राइट साइड पे दर्द हो रही है, इट मींस कि लिवर को चेक करना चाहिए, उसका कैंसर तो नहीं है. इसी तरह फीमेल्स में, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, अगर तो एक्स्ट्रा एक एज के बाद अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको अपनी लेडी डॉक्टर से चेक कराना पड़ता है कि कहीं यूट्रस का कैंसर तो नहीं है. ओवरीज जो हैं वो यूट्रस के साथ पड़ी होती हैं,
लेकिन अक्सर ओवरीज का कैंसर मिस हो जाता है जी क्योंकि वो तब पता चलता है जब वो सारा फैल जाता है पेट के अंदर, उसके सेल्स जब फैल जाएं तो पेट फूल जाता है, ऐसा पानी ही है इकट्ठा हो ऐसा ही जाता है है, ऐसा ही है तब पता चलता है कि ओवरीज का कैंसर है। अच्छा डॉक्टर हसन, अभी आपने बहुत सारे कैंसर्स का जो है वो जिक्र किया है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर्स पाकिस्तान में कौन से हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है? जी, खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, ऐसा ही है। मर्दों में लंग कैंसर है, कोलन कैंसर है, स्टमक कैंसर कॉमन है, और इन दोनों में आदमी और खवातीन दोनों में लिम्फोमास भी कॉमन है। ये 3-4 कैंसर्स पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और अनफॉर्चुनेटली इनका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और यंग एज में अग्रेसिव डिजीज देखी जा रही है। जी जो हम बाहर की कंट्रीज में कैंसर बड़ी एज में देखते हैं, पाकिस्तान में वही कैंसर यंगर एज ग्रुप में आ रहा है, जो कि हमारे लिए हाँ जी। पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अच्छा डॉक्टर हसन, अभी आपने मुझे सिम्टम्स बताए थे, सिम्टम्स के बाद अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो ऑब्वियसली सिम्टम्स अगर आपको आए हैं तो आपका डायग्नोसिस होगा। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डायग्नोसिस के बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है। जो एक चीज होती है अलामात, हाँ जिसको जी सिम्टम्स कहते हैं। ऐसा ही। मरीज जो आता है वो सिम्टम के साथ आता है डॉक्टर के पास, हम्म या ब्रेस्ट में लंप है, गले में जख्म है, जबान का मसला है, या पेट में दर्द है, वो होते हैं सिम्टम्स। वो सिम्टम्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, फिर डॉक्टर की जिम्मेवारी होती है कि वो इन सारी चीजों को वैल्यूएट करे कि इस एज में ये सिम्टम्स लेके पेशेंट मेरे पास आया है, क्या क्या टेस्ट इसके लिए किया जाए। अच्छा एक होती है नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस, जिनमें एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, सीटी स्कैन आ जाता है, ये सारी नॉन इन्वेजिव है। इसके बाद अगले स्टेप पे डॉक्टर जो है वो देखता है कि मुझे शक पड़ रहा है कि ये गिल्टी है, फिर इसकी बायोप्सी की जाए। अच्छा बायोप्सी भी 2-3 किस्म की होती है। एक होती है छोटी नीडल से, FNA, फाइन नीडल एस्पिरेशन, वो कभी कभार मिसलीडिंग भी हो जाती है। फिर होती है बायोप्सी जरा बड़ी नीडल से, उसको ट्रू कट कहते हैं, या कोर नीडल बायोप्सी। उसमें हम जरा बड़ा टिश्यू लेके चेक करते हैं लेबोरेटरी में अंडर द माइक्रोस्कोप के, क्या ये नॉर्मल सेल्स हैं, या ये रिपेयर सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, या ये कैंसर सेल्स हैं। ये सारी फील्ड आ जाती है पैथोलॉजिस्ट की। ठीक है। उसके बाद वो उसके ऊपर स्पेशल स्टेन्स करते हैं, उनको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स। उससे पता चलता है कि ये बॉडी के ऑर्गन के अंदर कितना अग्रेसिव कैंसर है और क्या इसको किस तरह डील किया जाए। अच्छा इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। फिर अगला स्टेज बी या टॉपिक नंबर बी आता है, जिसको बोलते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब ये है कि आपको डिजीज पता चल गई है, बीमारी पता चल गई है, ठीक है। अब आपने देखना है जिस्म में इसने कितने ऑर्गन्स को अफेक्ट किया हुआ है। हाँ जी। उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ठीक है। उसमें एक स्कैन आता है, इसे बोलते हैं पेट स्कैन। हाँ जी। फिर MRI, CT स्कैन है, लेकिन पेट इज नंबर 1 जो सॉलिड ट्यूमर्स में हेल्पफुल है। पेट स्कैन में और CT स्कैन में क्या डिफरेंस है? CT स्कैन में सिंपल एक इमेज से पता चल जाता है कि ये गिल्टी का साइज कितना है। ठीक है। 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और उसके इर्द गिर्द के नेबरहुड में खून की नालियां और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उससे इसका फासला कितना है। जबकि पेट स्कैन के अंदर हम एक टीका लगाते हैं ग्लूकोज का, और वो कैंसर सेल्स जो हैं उस ग्लूकोज को जज़ब कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं। जब वो उसको जज़ब कर लेते हैं तो हम पिक्चर खींच के देख लेते हैं कि इस ऑर्गन में इतना ग्लूकोज गया और ये बाकी एज कम्पेयर्ड विद द नेबरिंग ऑर्गन्स ये इतना हाईली अपटेक आ रहा है, तो वो हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर सेल्स वाला एरिया लग रहा है और ये कितना अग्रेसिव है जितना वो ग्लूकोज सक कर रहा है। ये फर्क है CT स्कैन और पेट स्कैन में। अच्छा सर, आपने अभी स्टेजिंग की बात की थी, तो अर्ली स्टेज कैसे डायग्नोज की जा सकती है कैंसर की? समटाइम्स पेशेंट्स को पता नहीं चलता, फैमिलीज को भी पता नहीं चलता, स्टेज 4 पर डायग्नोज हो रहा होता है, स्टेज 3 पर डायग्नोज हो रहा होता है, अर्ली स्टेज कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक आपके हम सबके ज़हन में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हम अपने बहन भाइयों से या अपने फ्रेंड से डिस्कस करके समझते हैं कि ये सिम्टम इग्नोर हो जाता है कि ये तो मैंने कुछ ऐसा खा लिया था उससे पेट दर्द हो गई, या मैंने वेट लॉस हो रहा है तो शायद मैं आजकल खाना नहीं सही तरह खा रहा, या इनडाइजेशन है। जो मुझे जो फील होता है कि हमें अपने जो कंसर्न्स हैं, सिम्टम्स हैं, उनको अपने फैमिली केयर जो फिजिशियन हैं या इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं उनसे डिस्कस जरूर कर लेना चाहिए। अगर वो सिम्टम्स आपको फील होता है कि वो किसी डाइटरी चेंज या लाइफस्टाइल से हैं तो फिर तो ठीक हो जाने चाहिए। अगर वो परसिस्ट करते हैं तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी में इतना
अप्रिशिएट नहीं किया जाता वो है एज अप्रोप्रिएट कैंसर स्क्रीनिंग। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन में बताया कि हमारे यहाँ जब कहीं 40 की एज के बाद अगर हम मेमोग्राम्स शुरू कर दें, कंपल्सरी कर दें, जैसे जो वर्क रिलेटेड ऑक्यूपेशनल कह लें आप फिजिशियंस होते हैं वो ऑफिसेज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जब कोई बंदा जॉब लेता है तो उसकी प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग होती ऐसा है। ही है। इसी तरह हमें स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए कि भाई 40 की एज के बाद खवातीन का मेमोग्राम होना चाहिए हर साल। अब वो उसमें हमें फंडिंग भी चाहिए और उसकी प्रॉपर हमें उसकी जो है ना जो गांव और हमारे देहात हैं उनमें भी वैन्स जाएं और वहाँ एक्सरे करें, पेशेंट्स की मेमोग्राम्स करें ताकि हम कैंसर को जल्दी पिक कर सकें। अगर हम कैंसर को पिक करते हैं जब वो स्टेज 4 में आ गया है तब वो अपने ऑर्गन से निकल के इर्द गिर्द के ऑर्गन्स में और खून की नालियों के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में फैल गए। उस वक्त डिजीज को पिक कर लेना कोई बहुत बड़ी डॉक्टरी नहीं है उस वक्त तो, बल्कि हमें मसला हो जाता है कि अब ये इतना फैल गया है कि क्या हम इस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देंगे उसके साइड इफेक्ट्स और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको वो पेशेंट सहार सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा। जबकि कॉन्ट्ररी टू दैट अगर हम डिजीज को छोटे स्टेज 1 में ही पिक कर लें, अगर हम स्टेज 1 में पिक करते हैं तो हम उस एरिया की सर्जरी कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी उसको खुद ब खुद उस जख्म को हील कर जाती है और उसको ना कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, ना रेडिएशन की, ना इम्यूनोथेरेपी की, ना टारगेटेड थेरेपी तो की। अर्ली डिटेक्शन में अगर स्टेज 1 है तो द कैंसर इज नॉट सो डेंजरस। अर्ली स्टेज में कैंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्योरेबल है। ठीक है। यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द रूट। तो जब हमारी सोसाइटी इस प्रिवेंशन पे और अर्ली डिटेक्शन पे इन्वेस्ट करेगी तब हमारे सिस्टम्स में लोगों की मोर्टेलिटी रेट बेहतर होगा, लॉन्गेविटी बढ़ेगी। इसके अलावा आपसे जैसे मैंने अभी अर्ज की कि हमें कैंसर की प्रिवेंशन पे काम करना है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट तो हम सीख ही रहे हैं, कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रिवेंशन पे कोई बात नहीं कर रहा है। जी, उसकी देखें हमारी सोसाइटी जो है ना वो उसका फ्रेमवर्क थोड़ा ऑकवर्ड है। ऐसा ही है। हम दवाइयों के ऊपर और टेस्टों पे तो बहुत पैसे खर्च रहे हैं लेकिन हम अपने देहातों में जहाँ सब्जियां उगा रहे हैं, जो फलों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, हमारा जो पानी खेतों को जा रहा है क्या वो सैनिटरी वाला पानी है, क्या वो सीवरेज का पानी है? ऐसा ही है। हम अपने मरीजों को कहते हैं आप सब्जियां खाएं, सैलेड्स खाएं ताकि आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हो, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर हो, लेकिन कभी कभार आई एम सॉरी टू से वो सब्जियां जो वो खा रहे हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर ऐसे जर्म्स हैं जो कि बजाते खुद उनके लिए हेल्थ हैजर्ड है। ऐसा ही है। इसी तरह जो हम भैंसों को हम उनको कहते हैं दूध पिएं, बच्चों को कहते हैं दूध पिएं ताकि उनकी हड्डियां स्ट्रांग हो, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। क्या हमने चेक किया है कि जो हमारे जो मिल्क मैन है वो भैंसों को क्या टीके लगा रहा है ताकि दूध ज्यादा बनाएं? वो क्या जो प्रोलैक्टिन के टीके हम लगा रहे हैं जिससे दूध में एबनॉर्मल केमिकल्स आ रहे हैं और वो हार्मोन्स जो हैं हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बच्चियों को यंग एज में इनफर्टिलिटी आ रही है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज आ रही हैं और जो पोल्ट्री के लेवल पे जो चिक जो मुर्गी जो है जिसने 40 दिन में बड़ा होना है, हम उसके परों के अंदर टीके लगा के उसको 4 दिनों में बड़ा करते हैं। उसकी फीड के अंदर हम हार्मोन्स डाल रहे हैं, एस्ट्रोजेंस, ताकि वो जल्दी फूल जाएं, उसके मसल्स फूल जाएं और वो जल्दी बड़ी हो जाए। क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो बच्चियां जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर जो हेल्थ हैजर्ड आ रहा है, क्या वो लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से? बिल्कुल। क्या वो लिंक्ड है यूट्राइन कैंसर से? क्या वो लिंक्ड है ओवेरियन कैंसर से, पॉलिसिस्टिक ओवरी से, इनफर्टिलिटी पे? हम जब प्रॉब्लम हो जाती है उसके ऊपर तो हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट या क्या हमारे जो थिंकर्स हैं, थॉट जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके थॉट प्रोसेस में चीज डाली जाए कि अगर हम एज ए पुअर नेशन हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि हम दवाइयों पे और उसके ऊपर खर्चा करें, क्या हम अपने आवाम को अच्छा दूध, साफ हवा, साफ खुराक दे सकते हैं ताकि ये मसले ना हो? अच्छा डॉक्टर हसन, अभी आपने बहुत डिटेल डिस्कशन की है प्रिवेंशन के ऊपर, तो एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द 6 अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर? एज अ डॉक्टर आप क्या वो साइंस बताएंगे? आप सिम्टम्स कह रही हैं या साइंस? वार्निंग साइंस 6 अर्ली। जैसे फीमेल्स के लिए अगर ब्रेस्ट में लंप है और कोई डिम्पलिंग है, एबनॉर्मल उनको फील हो रहा है कि कोई चीज है, ये उनके लिए।
आदमियों के लिए अगर स्मोकर है और खांसी में ब्लड आ रहा है या इंटेस्टाइन्स के पेट के अंदर उनको दर्द हो रही है, कब्ज चलती जा रही है और वेट लॉस हो रहा है या बुखार आ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, गर्दन में गिल्टी बन रही है, बगल में गिल्टी बन रही है, ये चीज़ें वो या यरकान जॉन्डिस हो रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो वार्निंग साइंस हैं। स्टूल्स में ब्लड आ रहा है या उल्टी में ब्लड आ रहा है तो उनको फौरन अपने करीबी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर चेकअप भी कराना चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है और फिर रेडिएशंस भी होती हैं। तो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट ऑब्वियसली स्टेप होता होगा, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ज़रा हमें डिस्कशन में बताएं कि ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं क्या बेसिकली। चलें, जो सर्जरी का मतलब ये है कि जहां हमें बायोप्सी से पता चल गया कि कैंसर है, हम उस हिस्से को काट के बाहर निकाल दें। ऐसा ही है। बी रेडिएशन है कि जैसे किसी एक जगह पे कैंसर पड़ा हुआ है, हड्डी के करीब है, तो हम उसको रेडिएशन दे देते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, जी जी। लोकलाइज्ड है प्रोस्टेट के अंदर, मसाने के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक ग्लैंड है, हाँ हम जी। उसको बर्न कर देते हैं, वो रुक जाता है। ठीक है। थर्ड आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वो टीके हैं जो इंट्रावीनस लगाते हैं वेन में, जो कि सारी बॉडी में फैलता है खून के थ्रू और वो कैंसर सेल्स तक पहुंच के कैंसर सेल्स को भी मारते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लिवर, किडनीज और जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स उनको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रीटमेंट है। अब उससे आगे जो इनोवेटिव ट्रीटमेंट आ रही है वो है टारगेटेड थेरेपी। उसका मतलब ये है कि आपने कैंसर सेल को समझा, उसके सरफेस के ऊपर दरवाजे बने हुए हैं, रिसेप्टर्स हैं, जी जी। आपने वो दवाई यूज करनी है जो जाके सिर्फ कैंसर सेल के ऊपर लगे, उस दरवाजे को चिपके, ताकि कैंसर सेल जो है बैठ जाए, ठीक है। हाइबरनेट कर जाए, उसका ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाए। इसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। जी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने कैंसर सेल की फिजियोलॉजी और बायोलॉजी को पढ़ा हो। इसको बोलते हैं ट्यूमर सेल बायोलॉजी। जी। आजकल अमेरिका में और डेवलप्ड नेशंस में कैंसर सेल्स के ऊपर जो रिसर्च हो रही है वो दवाइयों पे कम हो रही है और ज्यादा रिसर्च हो रही है कैंसर सेल के बिहेवियर पे। बिल्कुल। वो कैसे ग्रो करता है, कैसे न्यूट्रिशन खींचता है, कैसे ही वो स्प्रेड करता है। जब हमें ये समझ आएगी तब हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे हम अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करें, हम उसको स्टडी करें, हमें पता हो कि उसने क्या अगला स्टेप लेना है ताकि हम उसको वहां से पकड़ें। और लास्ट चीज जो आपने मेंशन की वो इम्यूनोथेरेपी है। ये वो कटिंग एज ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हमारे अपने इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफत को जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है टू फाइट एनी इन्फेक्शन या फॉरेन बॉडी इन आवर सिस्टम, वो हमारा इम्यून सिस्टम टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको ये दवाइयां जाके उनको एक्टिवेट करती हैं। गुड सेल्स फाइट विद द बैड सेल्स। बेसिकली यस, दे इन इजियर वर्ड्स उनको इंजीनियर करती हैं कि वो कैंसर सेल्स को जाके फाइट करें और इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो हमारी बॉडी के ही इम्यून सेल्स को यूज करती हैं। ये है जो लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है। अच्छा डॉक्टर हसन, ये तो सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपने बताए हैं, लेकिन कुछ लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को भी मतलब बिलीव करते हैं, उनका भी इलाज होता है, तो होम्योपैथिक कितना हेल्पफुल है? मैंने होम्योपैथिक को इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने ये जरूर देखा है कि कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के दौरान या इलाज में नौजिया होता है और वो टैबलेट्स लेते हैं होम्योपैथी की, उनको उससे आराम आता है। तो आई थिंक वो भी एक प्रॉपर साइंस है और उसका इफेक्ट है जो सिम्टम कंट्रोल में। आई एम नॉट श्योर कि वो कैंसर कंट्रोल में भी हेल्प करता है। अच्छा। सिम्टम कंट्रोल एक फर्क बात है और कैंसर का कंट्रोल एक फर्क बात है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर के साथ साथ शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो क्या ये सारी बीमारियां जो एक्स्ट्रा बीमारियां आपको साथ में होती हैं वो कैंसर को इफेक्ट करती हैं? देखें, जैसे आपने डायबिटीज का नाम लिया, डायबिटीज में जो आपका इम्यून सिस्टम है वो पहले ही वीक हुआ होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस है, उसके अंदर भी हमारा लिवर का फंक्शन, बॉडी फंक्शंस अफेक्ट हुए होते हैं। उन पेशेंट्स को हमें ज़रा ज़्यादा एहतियात से ट्रीट करना पड़ता है। जब हम उनको कैंसर की ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, हमें उसको खातिर खा एडजस्ट करना पड़ता है ताकि उनके लिवर पे, उनकी डायबिटीज के कंट्रोल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स ना आए। उनकी दवाइयों को भी एडजस्ट करना पड़ता है ताकि अब जब कैंसर पेशेंट जो है उसका खाना पीना कम है, नौजिया है, तो ऑब्वियसली उसकी ब्लड शुगर जो है वो लो जा रही है, तो उसकी जो डायबिटीज की दवाई है या इंसुलिन है उसकी भी डोज कम करनी पड़ती है, वरना वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा और उसकी और तबीयत खराब होगी। अच्छा डॉक्टर हसन, अभी हमने काफी कैंसर्स का जिक्र किया, ब्लड कैंसर को हमने इतना ज्यादा उसके ऊपर हमने बात नहीं की है। यूजुअली मैंने सुना है कि ब्लड कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैंसर्स,
उसमें मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो आपका अच्छा क्वेश्चन है, उनको ल्यूकीमियाज बोलते हैं। जी। जो खून के कैंसर हैं वो बेसिकली ल्यूकीमियाज दो किस्म के होते हैं, एक एक्यूट ल्यूकीमिया, एक क्रॉनिक ल्यूकीमिया। जो एक्यूट ल्यूकीमिया है वो बहुत अग्रेसिव होते हैं जी। और वो बोन मैरो के स्टेम सेल से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और सारी बॉडी में खून में फैल के वो बहुत आप ये समझ लें कि उनका टर्नओवर टाइम बहुत क्विक होता है, ठीक तो है। वो बहुत जल्दी फैलते हैं और कमज़ोर कर देते हैं। उनकी जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत इंटेंस हैं और आपकी बात ये भी ठीक है कि उसके अंदर जो रिस्पांस रेट है या वो कम है, सर्वाइवल रेट भी कम है। उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी। अब उनके अंदर भी रिसर्च हो रही है और काफ़ी टारगेटेड टैबलेट्स आ रही हैं, जो कि कीमोथेरेपी के साथ-साथ दी जाती हैं और कई केसेस में कीमोथेरेपी बंद करके खाली टैबलेट्स दी जाती हैं, जो कि ट्यूमर सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उनके ऊपर जाके लगती हैं और उनको स्लो कर देती हैं। ठीक है। अगेन वो क्योर नहीं कर रही, लेकिन वो एटलीस्ट उनकी टॉक्सिटी नहीं है, वो ट्यूमर सेल्स को श्रिंक करके वही रिस्पॉन्स रेट दे रही होती हैं जो कि कीमोथेरेपी दे रही होती हैं। ठीक है। और पार्ट बी जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज जी है, जी। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की इतनी अच्छी ट्रीटमेंट आ गई है कि अब उसके अंदर कीमोथेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वो बीमारी है जिसमें पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता था आज से 20 साल पहले, और अब जो है खाली एक टैबलेट दे के मरीज को घर भेज दिया जाता है और वो टैबलेट टीकेआई कहते हैं उसे, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। ठीक है। जो ट्यूमर सेल्स की सरफेस पे जो दरवाजे हैं वो उन्हीं की चाबी है, वो उसके ऊपर जाके लगती है और ट्यूमर सेल्स को बिठा देती है। ठीक है। और वो पेशेंट्स जो पहले कीमोथेरेपी लिया करते थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स करते थे, इंटरफेरॉन्स लेते थे, अब वो सिर्फ एक टैबलेट खाते हैं जो घर में उनको दी जाती है और अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल भी है। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की टैबलेट जैसे ग्लीवैक है, इमैटिनिब है, टेसिग्ना है, निलोटिनिब है, ये बहुत अच्छी रिसर्च से ये एक ऐसी बीमारी है जिस पे बहुत अच्छा इलाज आ चुका है। अच्छा डॉक्टर हसन, अगर मैं ट्रीटमेंट्स की बात करूं, हमने काफी कैंसर्स के ट्रीटमेंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर, लंग्स कैंसर, एसोफेगस, व्हाटसोएवर। बट अगर मैं बात करूं कि वो ऐसा कौन सा कैंसर है जिसका इलाज बिल्कुल नहीं मुमकिन है, वो कौन सा है? देखिए जो कई कैंसर्स हैं जैसे ब्रेन का ग्लायोब्लास्टोमा है, जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनके अंदर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ सर्वाइवल होता है, अच्छा। रिस्पॉन्स रेट कम। इसी तरह कई सार्कोमाज हैं, वो एक ऐसे कैंसर हैं जो कि जिनके ऊपर दवाइयों के असरात अच्छे नहीं अभी तक आ रहे। इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं, बच्चों के भी कई हैं, हेरिडिटरी हैं, जो कि अभी भी ऐसे एक मेलानोमा है कह लें आप, ऐसे हैं जो कि अभी भी बहुत अग्रेसिव हैं और इन पे अभी काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। जी। ऐसे कई कैंसर्स हैं। अच्छा डॉक्टर हसन, इफ वी टॉक अबाउट द डाइट, हमारी डाइट का कितना रोल होता है कैंसर को प्रमोट करने में हमारी बॉडी में? देखें इसको आई वुड से एक लाइफस्टाइल चेंजेस वाली बात है कि आप जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको अवॉइड करें, नेचुरल चीज़ों पे जाएं, जी। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, और अलोंग विद दैट रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए ताकि जो हम खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपर मेटाबलाइज भी कर सकें। हम आर्टिफिशियल डाइट्स जिनके अंदर कलरिंग मटेरियल है, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, केचप्स हैं, चटनियां हैं, वो खा खा के हमने अपने लिवर को और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा केमिकल्स के साथ जो है ना वो कह लें आप इन्फेक्ट किया हुआ है। अगर हम फ्रेश और प्योर की तरफ जाएं तो वो शायद बेहतर हो। वही आई थिंक पहले वक्तों में हमारे जो बुजुर्ग थे वो सब्जियां और फलों पे जोर देते थे और सादी रोटी, सादी खुराक पे थे। आई थिंक तब हमारे कैंसर्स भी कम होते थे और हमारे इम्यून सिस्टम्स भी बेहतर थे। अब हम जो है ना बिल्कुल ही आर्टिफिशियल डाइट्स के ऊपर चले गए। लेकिन डॉक्टर हसन, कहा जाता है कि अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो आपको अपनी डाइट से कार्ब्स, ये चीजें माइनस कर देनी चाहिए, ऐसा है कि ये मिथ है? देखें ये टू सम एक्सटेंट तो ये सही बात है कि ग्लूकोज जो है वो कैंसर सेल्स एब्जॉर्ब करता है और एज अ फ्यूल लेके चलता है। ठीक है। लेकिन अगर हम पेशेंट की टोटल कार्ब्स बंद कर दें तो वो बहुत कमजोर भी हो जाता है। हमें थोड़े से कार्ब्स चाहिए भी होते हैं ताकि वो मेटाबॉलिज्म को चलाएं। बिल्कुल। लेकिन वो कि हर वक्त जो है हम उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट उसके ऊपर रख दें तो वो आई थिंक उनको एक बैलेंस्ड किस्म की डाइट चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए। जब आपको कैंसर डायग्नोज हो जाता है ना तो फिर इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ
और फिर उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल जो है अपना मेंटेन करना पड़ता है, अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है, अपनी जिंदगी में थोड़े मेजर चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो आप क्या लाइफस्टाइल जो है वो रिकमेंड करेंगे कैंसर पेशेंट्स को? देखिए, वो उसको एक होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि खाली दवाइयाँ और मेडिकल केयर नहीं, लेकिन ओवरऑल पेशेंट को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करनी पड़ती है। ऐसा ही है। थोड़ी वॉक की, रेस्ट किया, डोंट ओवर एक्सर्ट। इसी तरह बंद एनक्लोज स्पेसेस में जहाँ पे जर्म्स हैं, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लोग छींके मार रहे हैं और सफाई नहीं है, ऐसा ही है। वहाँ आपको अवॉइड करना पड़ता है, ऐसे हजूम जी, वाली जी। जगह। इसी तरह आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, अपनी ना एक रूटीन बनानी पड़ती है कि आपने टाइम पे खाना खाया, टाइम पे वॉक की, रेस्ट किया और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है ना वो डेली किया। कई लोग जी। योगा करते हैं। ऐसा ही है। इसी तरह नमाज है कि आप टाइमली नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, वो भी एक बहुत स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हेल्प जो है बहुत वो भी जरूरी इस होती है, ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है हेल्पफुल कि है। आपका फेथ हो, प्लस आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, लोग हों जो आपको सपोर्ट करें। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ना एक लोगों के ज़हन में आ जाता है, वो मिलने भी आएंगे, ओहो इसको कैंसर हो गया, हो गया। तो वो बजाय इसके कि वो उसकी हमदर्दी करें, वो कभी कभार ऐसे कमेंट्स पास कर जाते हैं अनइंटेंशनली जो मरीज के लिए बाद में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक रीइंफोर्समेंट होती है। ट्रॉमेटिक, एक इमोशनल आप डिस्टरबेंस होती है जी, आपके वो मेंटली। वो इंसान तो बात करके चला गया है, लेकिन उस मेहमान की बात से वो मरीज बाद में सोच सोच के उसका जो मोरल है वो लो हो जाता है। तो आई थिंक हम एज ए नेशन हम लोग ना अब थोड़े से डिसेंसिटाइज हो, हमें चाहिए हम वो बात करें जिससे किसी दूसरे की दिल आजारी ना हो। बिल्कुल। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए ऐसे कमेंट्स ना दिए जाएं जिससे कि किसी की फीलिंग्स को नुकसान पहुंचे। नुकसान वेल पहुंचे। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक बात की है, जैसे कि मैंने भी जिक्र किया था कि ये आपका फिर लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है और फिर आपको इसको अपने साथ लेकर चलना पड़ता है और चेंजेस लाने पड़ते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की थी, ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस भी हो जाता है, लेकिन प्रिवेंशन पर कोई बात नहीं करता। तो इस हवाले से भी मुझे लगता है एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आज की डिस्कशन रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें सुना। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।